हाँ, तो न्यूक्लियस को हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया और उसको स्टेन करने के बाद उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसका नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। देखो तुम लोगों को आज एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मतलब ऐसा मुझे भरोसा है कि तुम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को आता नहीं होगा, इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो, अच्छा देखो, जैसे मान लो ये मेरा एक सेल है। अब ये सेल मेरा सेल डिवीजन के लिए जा रहा है, तो अब ये मेरा इस सेल का न्यूक्लियस होगा ना, इसमें अभी तक तुम्हें ऐसा ही डीएनए मिलेगा, ये डीएनए मिलेगा तुम्हें। ये मतलब कुछ समझ नहीं आता, डीएनए पूरा ऐसे बस उलझा पड़ा रहता है हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। अब जब हमारा सेल डिवाइड करने जाता है ना, मतलब नॉर्मली तुम कोई भी सेल देखो, उसके डीएनए, उसके न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें क्रोमैटिन मिलेगा ऐसे ही। तो ऐसे ही हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेन किया होगा, तो न्यूक्लियस में कुछ स्टेन होके आ गया होगा, तो उसने बोला कि ये जो उलझा उलझा सी चीज़ पड़ी है ये हमारी क्रोमैटिन है। अब अगर ये जब हमारा सेल जब जाके डिवाइड करेगा, जैसे मान लो ये सेल हम डिवाइड करने वाला है, सबसे पहले आया G1 फेज, G1 फेज, फिर क्या है S फेज। S फेज में क्या होगा, हमारा ये जो डीएनए है ये डिवाइड कर जाएगा, मतलब डीएनए का क्या होगा, अमाउंट डबल हो जाएगा। ये याद होगा तुम्हें, याद है ना, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो जैसे मान लो ये जो डीएनए है ये हमारा था 100 पिकोग्राम, तो ये हमारा एस फेज के बाद कितना हो जाएगा, 200 पिकोग्राम, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोफेज आएगा, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, तब जब प्रोफेज में जाके तुम्हारा जो डीएनए ना वो इस तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये एक बहुत मतलब हमेशा का क्वेश्चन रहता है कि अगर आप नॉर्मल किसी एक सेल को उसके नीचे देख रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको उसके न्यूक्लियस में क्या दिखेगा? तो उसका आंसर है क्रोमैटिन, क्रोम। और अगर आप ये पूछे कि एक हमारा सेल है प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, तो उसके न्यूक्लियस में क्या दिखेगा? तब आंसर आएगा क्रोमोसोम, ठीक है ना। सेल डिवीजन कर रहा है तो ही क्रोमोसोम आएगा, नहीं नॉर्मली आप कभी भी किसी सेल को देखो उसके डीएनए में सिर्फ तुम्हें क्रोमैटिन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हमेशा क्रोमैटिन ही मिलता है। क्रोमोसोम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज में याद होगा ना कि हमारा क्रोमैटिन कंडेंस होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है, उस टाइम हमारे क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। फिर उसका जैसे सेल डिवीजन कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद फिर से हमारे क्रोमैटिन बन जाता है। तो क्रोमैटिन ही मिलता है तुम्हें हर समय, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस बना हुआ है, इसमें लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये अंदर का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस, ये बीच का ये जो पार्ट है, फिर न्यूक्लियर पोर, ये हमारे बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे छेद हैं, ये न्यूक्लियर पोर, और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तुम लोगों को कल भी बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो और ये ब्लैक रीजन दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे क्या है, पूरी की पूरी क्रोमैटिन है, ठीक है। तो हमारे डीएनए में, मतलब सॉरी न्यूक्लियस में जो चीज़ स्टेन होती है बेसिक डाई से, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। यही हमारे फ्लेमिंग ने किया था। फिर ये लिखा है देखो, द इंटर the interphase nucleus of a cell where it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin। जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें अच्छी खासी क्रोमैटिन ही मिलेगी तुम्हें, क्रोमोसोम नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। उस समय सिर्फ क्रोमैटिन मिलेगी, ऐसे पूरा ऐसे डीएनए से फैला हुआ है, बस यही मिलेगा तुम्हें। अभी हमारा सेल इंटरफेज में है, कोई डिवाइड कर नहीं रहा है, तो हमारा बढ़िया तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर। और क्या क्या मिलेगी? मैट्रिक्स मिलेगी न्यूक्लियर की, जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला है, और न्यूक्लियोलस मिलेगा, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आगे बताऊंगा। देखो, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन, ये 2 याद रखना। डबल लेयर हमारे में 3 स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो इसमें हमारी 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होती है विद अ स्पेस ऑफ 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार मारो और उसको याद करना। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो हमारी दोनों न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और उसका वो होती कितनी है, 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है, 10 to 50 नैनोमीटर होती है। फिर फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या करती है, जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर बनाती है। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ भैया, क्या बना आज खाने में?
ठीक है भैया, ठीक भैया, एक काम करो आज वो टिफिन में दे देना आप। मैं ले लूँगा नीचे से, ठीक है, ओके ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद, ये लिखा है देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन है रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताया था ना, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, और जो हमारा जस्ट न्यूक्लियस के बाद आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद आता है स्मूथ वाला, मतलब ले लो भाई। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore which are formed by the fusion of the two membrane. अब ये हमारा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मान लो बाहर वाली, ये अंदर वाली। अब कहीं कहीं ये हमारी दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, छेद बन जाएगा, जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियर पोर। तो ऐसे हमारे न्यूक्लियर पोर बन जाते हैं। ये न्यूक्लियर पोर ही तो है जिससे हमारा mRNA DNA अंदर बाहर आता जाता है, ठीक है। These nuclear pore are the passages through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between the nucleus and cytoplasm। वही बात लिखी है कि हमारा प्रोटीन और RNA अंदर बाहर आता जाता है। Normally there is only one nucleus per cell। Normally तो एक ही न्यूक्लियस होता है। Variation in the number of nuclei are also observed। तो कोई मुझे बताएगा कि जब हमारा किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन कहते हैं यार। लेकिन ये तो मतलब वैसा टर्म हो गया ना, ये तो यार कोई मैथ वाला भी बता देगा। बायो वाला टर्म बताओ, सिंसीशियम कहते हैं हम उसे, ठीक है, सिंसीशियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल तुम लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक था टैपेटम, जो हमारी एंथर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। ये हमारी सिंसीशियम कंडीशन में ही होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके अलावा लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है ना कोकोनट का, जो हम लोग नारियल का पानी पीते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, ये भी हमारा कैसा होता है, सिंसीशियम होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और कुछ सेल हैं जिनमें हमारे न्यूक्लियस है ही नहीं, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इराइथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स। जैसे हमारे जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तुम लोगों को पता है ये बात? तो मेरे को कोई बताएगा न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? बताओ यार, एक बार और रिपीट करना, क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ये लिखा है कि कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे ह्यूमन आरबीसी में नहीं होता। तो क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? हाँ सही बात है भाई, वो तो नहीं पता। वो इसलिए नहीं होता न्यूक्लियस ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रहे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करने के लिए। अब भाई हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आरबीसी तो उतने ही है, तो हमारी बॉडी उतने ही आरबीसी में ज़्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करे, इसके लिए उसको न्यूक्लियस सारी सेल ऑर्गेनेली छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और जो हमारे सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना वैस्कुलर प्लांट में, इनमें भी हमारा न्यूक्लियस नहीं होता। तो कोई मुझे बताएगा ये सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं किसके एलिमेंट है, जाइलम के या फ्लोएम के? बताओ सोमेश, बता यार। इसको देखना है। हाँ भाई, हेलो। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ भाई? अरे तूने हेलो बोला ना, वो वैसी वाली आवाज आ रही है। हाँ चाचा। चाचा। हाँ तो ये बता इसका किसका? कि भाई जो हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये तुम सब लोग बताओ यार मेरे को, जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं किसके पार्ट हैं, जाइलम के हैं फ्लोएम के हैं? जाइलम। सीव ट्यूब तो जाइलम फ्लोएम के है भाई। ये अभी जाइलम किसने बोला, किस लड़की ने बोला, बताना जरा मुझे। ये है संचिता। अच्छा संचिता है, ओके। इसने फ्लोएम बोला, क्या लगा दिया था इसने? ठीक है, इसका आंसर होता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के हमारे होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अरे यार तुम लोगों को याद नहीं है, फ्लोएम के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, देखो
कंपेनियन सेल्स, फिर एल्ब्यूमिनस, सीव ट्यूब्स, फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें से हमारे केवल फ्लोएम फाइबर्स होते हैं डेड, बाकी सारे हमारे कैसे होते हैं, लिविंग। तो अब मेरे को बस कोई इतना बताओ, अभी मैंने ये बोला कि सीव ट्यूब में हमारा न्यूक्लियस होता नहीं, तो हम इसको लिविंग क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि वो फ्लूइड मटेरियल क्या? भाई मैंने एनाटॉमी नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, माइक बंद कर लो सब लोग, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं ही बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से हम लोग फिर से आते हैं। देखो हमारे जो नॉर्मली सेल्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, पर कुछ सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसको कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियम बोलते हैं। सिंसीशियम कंडीशन हमारी टैपेटम में, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखी जाती है। इसके अलावा हमारे दो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मैच्योरिटी पे आके ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला इराइथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स। इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि हमारी आरबीसी को ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करनी है अपने अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाए, इसलिए हमारी आरबीसी न्यूक्लियस सारी सेल ऑर्गेनेली ख़त्म कर देती हैं। और दूसरा है सीव ट्यूब सेल। जो हमारे सीव ट्यूब सेल होते हैं ये फ्लोएम के पार्ट होते हैं। फ्लोएम में हमारे एक्चुअली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कंपेनियन सेल्स, दूसरा होता है सीव ट्यूब्स, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। तो इसमें से हम लोग बोलते हैं कि केवल हमारा फ्लोएम फाइबर हमारे डेड है, बाकी तीनों को हम लोग लिविंग बोलते हैं। बाकी तीनों को लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कंपेनियन सेल है ना, वो हमारे पिट फील्ड्स के थ्रू, पिट फील्ड्स, ये पिट फील्ड्स होती हैं, इनके थ्रू सीव ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं। तो हमारा कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कंट्रोल कर लेता है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस ना होते हुए भी कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस उसको ही कंट्रोल कर लेता है, तो इसीलिए हम सीव ट्यूब को क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। देखो तो जो हमारी न्यूक्लियस की मैट्रिक्स होती है उससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, एक तो न्यूक्लियोलस हो जाएंगे, ये हमारे ये छोटे से रीजन, ये न्यूक्लियोलस, इसके अलावा जो भी बचा ये सिस्टम हमारा क्रोमैटिन है पूरा। तो ये जो क्रोमैटिन है हमारा, ये सबसे न्यूक्लियोलस जो है हमारे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियोलस की कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस, ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोलस, ये हमारे मतलब अलग से ऐसे कोई इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ये है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसे हमने न्यूक्लियोलस बोला है। न्यूक्लियोलस हमारे कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, ये याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड एज इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लिखा है ना, तो मेम्ब्रेन नहीं होती इनमें, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे हमारा क्या सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे हमारा आरएनए सिंथेसिस होता है। और तुम लोगों को मैंने कल ही बताया था, हमारा जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, आरएनए और प्लस प्रोटीन के। तो प्रोटीन तो हमारा ठीक है सेल से आ जाएगा, आरएनए कहाँ से आएगा, ये यही है, ये राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए आएगा कहाँ से, न्यूक्लियोलस से, ठीक है। तो हमारा जो राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए है वो कहाँ से आया है, न्यूक्लियोलस से आया है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। फिर लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब भाई जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे या न्यूक्लियोलस जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें हमारा ज़्यादा आरएनए बनेगा, तो जिसमें ज़्यादा आरएनए बनेगा उसमें ज़्यादा राइबोसोम बनेंगे, जिसमें ज़्यादा राइबोसोम बनेंगे उसमें ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो कुल मिला के जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उसमें ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो इसीलिए हमारे ऐसे सेल जिनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उसमें हमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। आगे ना बात समझ में, ये सीन है। आगे देखते हैं। अब you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin। वही बात फिर से लिखिए कि इंटरफेस न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो आपको लूज नेटवर्क टाइप का दिखेगा, इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स और स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमारा G1 S G2 के बाद जैसे ही प्रोफेज आता है तो क्रोमैटिन हमारी क्या होगी, कंडेंस करेगी और क्रोमोसोम बनाएगी। तो ये जो क्रोमोसोम हमारे बनते हैं, ये जो हमारे क्रोमोसोम बनते हैं इनके अलग अलग स्ट्रक्चर है, वही हमें पढ़ना है। पहली वाली पैराग्राफ खत्म करते हैं। क्या लिखा है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स और स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस।
Chromatin contains DNA and some basic protein called histone, some non-histone protein and also RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among 46 chromosomes. ये सब वही मतलब वही सब बातें लिखी हैं हमारी। तो हमारा ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अभी तक पूरा क्रोमेटिन पड़ा था। अब ये क्रोमेटिन हमारा कैसे होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ऐसे प्रोटीन के फॉर्म में ही तो रखा था, प्रोटीन थे और ये हमारा डीएनए ऐसे पड़ा हुआ था। टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम इसी में पूरे ऐसे उलझे हुए हैं। अब जैसे हमारा सेल डिवाइड करेगा G1 S G2 के बाद प्रोफेज आएगा, तो हमारी ये जो ऐसे ऐसे सेग्रीगेट हो जाएंगे और ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे, 46 स्ट्रक्चर। तो हमारे 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे जो अब हाँ एक बात और। अब जैसे देखो, ये मान लो एक मेरा क्रोमोसोम है, ये मैं तुम लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ, सामने से। ये इसका साइड होगा, ये इसका साइड होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर मैं इसको तुम्हें साइड से दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा, ऐसा ऐसा एक, क्योंकि सामने से ऐसे दो दिख रहा है, साइड से तो एक ही दिखेगा, है ना। फिर से देखो, जैसे ये है, ये सामने से दिख रहा है, साइड से अगर दिखाऊंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। तो साइड में जो ये सामने में बीच में स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो साइड का स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। फिर से देखो, ये जो हमारा सामने स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या है, एक तरह से मान लो, तुम लोग सोचो, जैसे एक ये रस्सी है, एक ये रस्सी है, इन दोनों को मैं एक ऐसे यहाँ पे बीच में ऐसे लाके एक ऐसे गांठ जैसी बांध दूँ तो ऐसे हो जाएंगे ना। तो ये जो गांठ मैंने बांधी है ना, इसे मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब एक तरह से मैंने गांठ ही बांधी है तो कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब पहली कॉन्स्ट्रिक्शन है ये, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। और इसके यहाँ साइड में, इसके साइड में, इसके साइड, अब इसके पीछे तो वही होगा, सेंट्रोमियर ही होगा, लेकिन इनके साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला साइड भी और ये वाली साइड भी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो मैं तुम लोग एक बार दिखाता हूँ, शायद ऐसे तुम लोग समझ ना पाओ। देखो, जैसे ये दो, ये हमारे दो हैं और ये इसके ऊपर हमारे ये दो लगे हुए हैं, ये समझ में अरे मतलब कैसे समझाऊं। मान लो ये है, ये एक रस्सी है, ये एक और रस्सी है, ये ऐसे मैंने लगा दी, तो ये जो बीच में मैंने ये यहाँ पे आके जहाँ पे हुए ना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सेंट्रोमियर। अब इसके पीछे भी तो ये वाला जो पार्ट होगा सेंट्रोमियर ही है, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, इसके जस्ट पीछे भी सेंट्रोमियर। अब इसकी जो साइड वाला पार्ट है, ये साइड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो ये सेंट्रोमियर तो वो पार्ट है जहाँ पे ऐसे मतलब एक तरह से जुड़े हुए हैं सारे, लेकिन ये काइनेटोकोर वो पार्ट है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, ठीक है। बस इतना समझाना था। ये हमारे अलग अलग हैं, क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों ऐसे आके जुड़े, तो ये जहाँ पे आके जुड़ेंगे इसे हमने क्या बोला है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया एक तरह से मैंने ऐसे इनको बीच में बांध सा दिया तो ऐसे हो गए, जुड़ गए। तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, या ये हमारा सेंट्रोमियर है। इसके पीछे भी सेंट्रोमियर ही होगा, लेकिन ये साइड वाला जो पार्ट है, इधर साइड वाला या इधर साइड वाला, ये हमारे क्या बोलते हैं ना, काइनेटोकोर। तो अब भाई ऐसे अगर जुड़े हुए हैं तो इसको भी सेंट्रोमियर बोलेंगे, इसके पीछे वाले को भी सेंट्रोमियर बोलेंगे, साइड वाले को इधर को भी काइनेटोकोर बोलेंगे, इधर को भी काइनेटोकोर बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके, एक सेकेंड। हाँ भैया। ओके, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, मतलब एक सेल है। अब इसमें ये हमारे ऐसे क्रोमोसोम है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, इस तरफ काइनेटोकोर होगा, इस तरफ काइनेटोकोर होगा। जैसे ये हमारा सेंट्रोमियर है, उसके इधर काइनेटोकोर होगा, इधर काइनेटोकोर होगा। तो फिर हमारे स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होंगे, इस वाले काइनेटोकोर में, इस वाले काइनेटोकोर में, इसका इस वाले काइनेटोकोर में, इस वाले काइनेटोकोर में, अलग अलग कर देंगे
तो ये हमारे बीच से आधे हो जाएंगे, बीच से मतलब सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे। मतलब ये याद रखना है कि जो अलग होते हैं वो सेंट्रोमियर से होते हैं, क्योंकि काइनेटोकोर पे आके तो स्पिंडल फाइबर ही अटैच हुए हैं ना। काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर होता है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये बात समझ में आ गई ना, बस ये मेन बात है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, देखो हाँ, तो ये देखो, ये जो ये काइनेटोकोर लिखा हुआ है ना, इस काइनेटोकोर का क्या मतलब, हम साइड से दिखा रहे हैं ये साइड, और इसके सामने की तरफ क्या होगा, ये सेंट्रोमियर होगा, इसके पीछे की तरफ भी क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के प्रेजेंस के हिसाब से हमने 4 तरह के क्रोमोसोम बनाए हैं। अगर बिल्कुल बीच में है सेंट्रोमियर, चारों आर्म्स के बिल्कुल बीच में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, बिल्कुल बीच में है। ये सेंट्रोमियर हमारा बिल्कुल बीच में है। अगर एक शॉर्ट आर्म हो रही है और एक लॉन्ग आर्म हो रही है, ये लॉन्ग है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, मतलब जस्ट हल्का सा ऊपर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कब है, जब ये वाली और ये वाली इक्वल आर्म्स है। सब मेटासेंट्रिक कब है, जब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मतलब जस्ट स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, एक छोटा आर्म एक बड़ा आर्म, तो हमने इसे बोला सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है, एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, क्या लिखा है, in case of acrocentric chromosome the centromere is situated close to one end forming one extremely short and one very long। एक ये छोटी एंड है बहुत छोटी और एक ये बहुत लंबी, ये हमारा हो गया एक्रोसेंट्रिक। और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक, इसमें हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर जो हमारा लगभग टर्मिनल है, देखो लगभग टर्मिनल पे ही है, बिल्कुल लगभग बिल्कुल यहीं ऊपर ही है, तो लगभग टर्मिनल सेंट्रोमियर है। तो चारों का याद हो गया एक बार फिर से, बिल्कुल सेंटर में होगा तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर होगा एक बड़ा आर्म एक छोटा आर्म तो सब मेटासेंट्रिक, एक काफ़ी छोटा आर्म एक काफ़ी बड़ा आर्म तो हमारा एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टर्मिनली होगा सेंट्रोमियर तो टीलोसेंट्रिक। अब तुम लोग मेरी एक लास्ट बार और सुनो, ये बस बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो सब हो गया। अब तुम लोग सुनो, ये 2 रस्सियाँ थी, इनको मैंने यहाँ पे जोड़ा तो ये ऐसी हो गई। अब ये ऐसी हो गई तो ये जो मैंने इनको बीच में गांठ बांधी, ये क्या है, हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इसको मैंने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम दिया, या दूसरा नाम मैंने इसको क्या दिया, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये मेरी पहली गांठ है, इसको मैंने क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर, या इसका दूसरा नाम दिया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब एक बात बताओ, ये अगर मेरा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है तो मैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसे बोलूँगा, इन आर्म पे अगर मैं एक और गांठ बांध दूँ, इस पे एक और कहीं गांठ बांध दूँ, या इस पे कहीं और गांठ बांध दूँ, या इस पे कहीं एक और गांठ बांध दूँ, तो उसे क्या मैं बोलूँगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहले से ये सेंट्रोमियर था ही, प्राइमरी से बोला, अब इस आर्म पे मैंने एक गांठ और बांध दी तो इसे मैंने क्या बोला, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक और यहाँ पे बांध दी, इसे मैंने सैटेलाइट बोला। तो इसीलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सैटेलाइट बोलते हैं, बस इतना याद कराना था तुम्हें। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आया, जो मैंने पहली गांठी बांधी वो मैंने मेरी क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उससे मैंने क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर। दूसरी अगर मैं किसी आर्म पे अगर गांठी बांधता हूँ तो उसे मैं बोलूँगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसी को मैंने क्या नाम दिया, सैटेलाइट। बस इतना याद कर लो। तो यहाँ लिख लेते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज इक्वल टू सैटेलाइट। ये बात बिल्कुल रट लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और हमारे स्पिंडल फाइबर कहाँ के अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पे नहीं, काइनेटोकोर पे। क्लियर हो गया ना, इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। एक सेकंड ज़रा होल्ड करना है, हाँ जब तक पूछ लो अपना डाउट।